हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन को। ठीक है। अब हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या हैं। पहले हम इसको डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। द डेफिनेशन रिफर्स टू वर्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एक्चुअली मीन्स it is the relationship between employers and employees including how they interact formally and informally in a workplace. Okay, this is the definition of industrial relation. इसका मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब है। इंडस्ट्रियल रिलेशन दो वर्ड से मिलकर बना है आपका, एक है इंडस्ट्री और एक है रिलेशन। ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में आपके होते हैं एम्प्लॉयर्स। ठीक है, जैसे कि ये आपके एम्प्लॉयर्स हैं कुछ, और इसी तरह से कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर अच्छा रिलेशन होगा, रिलेशन का मतलब है टर्म्स अच्छे होंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन बन गया। ठीक है। बेसिकली इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड में तैयार करते हैं। सिंपल मीनिंग इंडस्ट्री का तो ये है। ठीक है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के टर्म में इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो आपस में रिलेशन है वो कैसा रहना चाहिए, वो चीज़ हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें की स्टेक होल्डर्स कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है हमारे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट। इन सब की मदद से इंडस्ट्री बनती है। जैसे पहला हमने देखा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या होती है कि बिज़नेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना, उन्हें अचीव करना। और वो कैसे हो सकता है, अगर हम बेटर वर्किंग कंडीशन दें। अगर एम्प्लॉयर बेटर वर्किंग कंडीशन देंगे तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा। ठीक है। तो एम्प्लॉयर का भी होना ज़रूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। अगर एम्प्लॉयर वर्किंग कंडीशन आपको बेहतर देता है तो हमारी लेबर जो है, एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे से काम करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ वर्कफोर्स जो भी है, तो द वर्कफोर्स हुज प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन आर वाइटल। एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो एम्प्लॉयज़ हेल्प करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है। एम्प्लॉयज़ का अगर अच्छे से हम एम्प्लॉयज़ को सारी प्रॉपर्टीज़ देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, सर्विसेज देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस क्या काम करते हैं, नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंट एंड एडवोकेट फॉर एम्प्लॉय राइट्स एंड बेनिफिट्स। जो भी एम्प्लॉयज़ के राइट्स और बेनिफिट्स की बात है वो सब ट्रेड यूनियंस करते हैं। ठीक है। राइट्स एंड बेनिफिट्स, ये सब काम ट्रेड यूनियन का होता है कि एम्प्लॉयज़ के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हों, उनको बेनिफिट सारा सही मिल रहा है, फ्रिंज बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ ट्रेड यूनियन देखते हैं। जब ही इंडस्ट्री में काम अच्छे से हो पाएगा। अगर ट्रेड यूनियन अपना काम प्रॉपरली करेगा, एम्प्लॉयज़ के राइट्स के लिए बात करेगा, तो काम अच्छे से हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉडी जो हमारी है वो है गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट इन्फोर्सेस लेबर लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट का क्या करती है, गवर्नमेंट लेबर लॉज बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसी बनाती है। जैसे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 आप लोग ने पढ़ा होगा। तो इसी तरह से बहुत से लेबर्स के लिए ये लॉज बनाती है। क्यों,
कि लेबर की सिक्योरिटी पर इफ़ेक्ट ना पड़े, सेफ्टी पे इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे कि बहुत से हज़ार्डस वर्क होते हैं जो कि करने पड़ते हैं लेबर को, तो उसके लिए कौन देखभाल करता है? गवर्नमेंट देखभाल करती है कि कोई हज़ार्डस काम ऐसा नहीं हो जो जिससे कि उनकी जान को ख़तरा हो। तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स होने ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये काम हमारा गवर्नमेंट का होता है। तो मेन की स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री के रिलेशन को बनाने के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। सो लेबर लॉज पोस्ट लिबरलाइजेशन के पीरियड में पढ़ेंगे हम, मतलब कि लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन हमारा कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। हमारी पॉलिसी आई थी LPG की, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था ना 1991 में, तो उसमें क्या हुआ था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम अ कमांड इकनॉमी टू अ मार्केट ड्राइवन इकनॉमी। जो पहले कमांड इकनॉमी थी, उसके बाद इंडिया में क्या हो गई? मार्केट ड्राइवन इकनॉमी हो गई, जिससे कि लेबर लॉज वगैरह में फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा और प्रमोट होने लगी ग्रोथ वगैरह। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई लिबरलाइजेशन। ये हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात हो गई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में ये सब आ गया। फिर इसके बाद रीसेंट लेबर कोड्स 2020, जैसे कि बहुत से लेबर लॉज थे वो अमालगमेट हो गए 4 कोड्स में। क्या क्या हैं वो 4 कोड्स हमारे? वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस वगैरह। तो इन सब चीज़ों के लिए काम करा गया। एंड इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस इज़ टू सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइज कॉम्प्लेक्स लेबर रेगुलेशंस एंड इट हेल्प टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद लेबर राइट्स। तो ये इसलिए जो लेबर कोड्स आए वो इस तरह से हुए। देन हमारे अर्ली रिफॉर्म्स जो 1990 से 2000 तक आए, उसको देख लेते हैं एक बार कि हमारे जो और रिफॉर्म्स थे उसमें क्या क्या था। हाँ, तो इसमें क्या था? फोकस ऑन ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एड्रेसिंग लेबर मार्केट रिजिडिटीज़। तो जो रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स क्या बात है, क्या मतलब है? 1990s के बाद 2000 तक जो रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, उसमें क्या हुआ? उससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेल्प हुई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कैसे हेल्प होगी? जब हमारा काम अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जब हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगेगा। जब कोई देखेगा कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से वर्क कर रही है तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। और इंडस्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही नहीं, बल्कि उसका इंटरनली डेवलपमेंट कितना अच्छा है, इंटरनल वो कितने अच्छे से स्ट्रांग है, वो जब प्रमोट होती है। और इंटरनल किस तरह से स्ट्रांग बनेगी? जब तक उसके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, उसमें एम्प्लॉयज़, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ रिफॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ और जो भी लेबर मार्केट रिजिडिटीज़ थी उन्हें एड्रेस करा गया। नेक्स्ट है इम्पैक्ट एंड फ्यूचर आउटलुक। इट शिफ्ट इन पॉलिसी डायरेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शनलिस्ट लेबर लॉज टू प्रो मार्केट रिफॉर्म। जो पुराने आपके लेबर लॉज थे उसमें न्यू लेबर लॉज आए इसमें, ठीक है। बहुत से सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे हाउ द रिफॉर्म्स इम्पैक्ट वर्कर्स, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, and it helps to projecting how these laws will evolve to meet technological, demographic and globalization trends। ये सारी चीज़ें हमने
इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि इंडिया में जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें। पहला है हमारा गिग इकनॉमी एंड प्रिकेरियस वर्क। अब देखिए गिग इकनॉमी किसे कहते हैं, क्या हुआ है अब हमारे यहाँ जैसे कि ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ गए, जैसे कि ऊबर हो गया, स्विगी हो गया, तो इसमें क्या है रिलेशंस बनाने में, टर्म्स बनाने में दिक्कतें आने लगी हैं बहुत सी। मतलब कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से रिलेशंस नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सी वजह है इसमें कि उनका आपस में कनेक्शन अच्छा नहीं बन पा रहा है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड ही वर्क अलग रहता है उन लोग का। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। जब वो आपस में जब तक इंटरकनेक्ट नहीं होंगे तो टर्म्स कैसे अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें दिक्कत आ गई। और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स थे पहले के मॉडल्स कुछ और थे, लेकिन अब मॉडल्स चेंज हो गए, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। ऑटोमेशन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क क्या बताता है हमें कि आजकल एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पहुंच गई है हाई लेवल पर, लेकिन जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी पहुंच जाए तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन एडवांटेजेस का हमें ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। वो हम कैसे उठा सकते हैं, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई न्यू एआई सिस्टम आया है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें उसको सीखने की कोशिश करनी है। अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें अपडेट करना है। जब तक हम अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, उस नई चीज़ को, नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं, तो हम उससे डरेंगे ही कि अरे एआई आ गया, इससे क्या होगा, हमारी जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी। नहीं, अगर हम उसको अच्छे से सीखेंगे जभी तो हमें पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, उसकी मेरिट्स का हम फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये बात है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर क्या है, लोग डरते ज़्यादा हैं कि अरे अब ये नई चीज़ आ गई, अब इससे क्या होगा, जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी। तो ये वाले चैलेंजेस इंडिया में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर लॉ रिफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस। लेबर लॉ रिफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, बहुत से नए कोड्स आ गए, कोड्स कंडक्ट्स आ गए, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हो गया, लैक ऑफ कंसेंसस, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, मतलब कि बहुत से न्यू कोड्स आए लेबर लॉ के लिए, तो जो कि चैलेंजिंग वे में लिए लेबर्स ने, वर्कर्स ने। उन लोग को लगा कि हमारी जॉब अब खतरे में आ जाएगी अगर ये वाले लॉ आ गए हमारे पास, अगर हमारी इंडस्ट्री ने ये वाले लॉ को अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया, तो हमारी जॉब को खतरा हो जाएगा। तो इस तरह से भी चैलेंज रहा। फिर नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी से जोड़ना। ठीक है, जैसे कि ये हमारी इंडिया की इकनॉमी है और ये वर्ल्ड की इकनॉमी है, हमें इसको इंटरकनेक्ट करना है, हमें इसको इंटरकनेक्ट करना है। तो इसका मतलब हुआ हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, हम अपनी इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ, तो कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें अपना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना है। और हमारे यहाँ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब तक हमारे जो आपस में एम्प्लॉयज़ के टर्म्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। जब हम साथ में मिलजुल कर अच्छे टर्म्स में काम करेंगे जभी तो हमारा काम अच्छे से होगा, हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे पाएंगे, जभी तो हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों में डर गए कि अरे कंपटीशन बहुत हो गया, अरे ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन प्रोडक्ट आएंगे जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट रह जाएगा। हमने अपना ये दिमाग में परसेप्शन बना रखा है, लेकिन हम इस परसेप्शन को इसी से दूर करेंगे ना अगर हम इन चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे और उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक थ्रेट बन गया ग्लोबलाइजेशन और कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के लिए। इसमें इन लोग को प्रेशर रहा कि कॉस्ट कम हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें इन लोग को रहीं कि कॉस्ट अगर कम हुई तो क्या रहेगा, ऐसा नहीं हो कि हमारा प्रॉफिट का लेवल गिर जाए। लेकिन नहीं, अगर इन लोग को आपस में इनकी टर्म्स अच्छे होते तो कॉस्ट कम होगी और प्राइस का लेवल सेम रहेगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इन लोग को टेंशन रही प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉय वेलफेयर में। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन जो है और कॉम्पिटिटिवनेस, ये एक
थ्रेड बनकर रह गया इंडिया में। ओके, अब टूवर्ड्स हार्मोनियस वर्क प्लेसेस, द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या फ्यूचर है इंडिया में। तो देखिए हम इसमें कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं, इसकी हेल्प से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेटर बनाया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ द कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग। अब कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? हम कहते हैं ना कि बातचीत कर लेनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि अगर कभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो हमें बातचीत से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बाद में किसी और चीज़ की नौबत आए, पहले हम बातचीत से उसको सॉर्ट आउट कर लें। कभी भी कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला हो तो हम यही कहते हैं कि पहले बातचीत कर लो भाई, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग भी यही कहती है, ठीक है, ये कहती है कि इट प्रमोट्स डायलॉग्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। इससे क्या होता है? ट्रस्ट बन जाता है, इंडस्ट्रियल पीस बनता है। मतलब अगर हम कोई किसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे तो वो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा? ट्रस्ट बढ़ेगा एक दूसरे पर। तो इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कि हमें किसी भी डिस्प्यूट को किस तरह से अवॉइड करना है, ये कहती है हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेबल पॉलिसीज़। एडेप्टेबल पॉलिसीज़ मतलब कि लेबर पॉलिसीज़ मस्ट कीप अप विद चेंजिंग वर्क मॉडल्स, जैसे कि जो हाइब्रिड है, रिमोट है और गिग है, एआई है, इन सबको हमें एडेप्ट करना चाहिए। हमें इनसे एज अ थ्रेट नहीं, एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अगर हम एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और हम साथ में मिलजुल कर काम करेंगे, अपने टर्म्स को अच्छा रखेंगे, जब भी काम अच्छे से हो पाएंगे। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट अभी हमने बताया था ना कि किसे कहते हैं, जैसे ये एआई वगैरह आया तो हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, जिससे कि हम उस चीज़ को सीख पाएँ, हम उसे एज एन अपॉर्चुनिटी ले पाएँ। अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लें, थ्रेट ना लें। इससे क्या होगा? हमारी स्किल्स बढ़ेंगी तो हम उसको अच्छे से काम कर पाएंगे उस चीज़ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी इट एक्सटेंड्स कवरेज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, गिग, कॉन्ट्रैक्ट। इट हेल्प्स टू बिल्ड इंक्लूसिव वेलफेयर सिस्टम एज वेल। मतलब कि सेफ्टी जो वर्कर्स की होनी चाहिए उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सोशल सिक्योरिटी हो गया। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।